आइए आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करते हैं जिसने दुनिया भर में तालीम और आज़ादी की तहरीकों पर गहरा असर डाला है। ये किताब है पाओलो फ्रेरे की पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड, यानी मजलूमों का फ़लसफ़ाए तालीम। इस तहरीर ने न सिर्फ ज़बरदस्त तहसीन पाई बल्कि इस पर शदीद तनकीद भी हुई और आज तक इस पर बहस जारी है। जब से ये किताब शाया हुई है, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने वालों के लिए ये एक मशाले राह बन गई। अंदाज़ा लगाएं, इसकी 10 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ फ़रोख्त हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि दुनिया भर में उन लोगों के लिए अपने हालात को समझने का एक अहम ज़रिया बन गई जो तब्दीली लाना चाहते थे। इस किताब के आइडियाज़ को कुछ हुकूमतों ने इतना ख़तरनाक समझा कि कई टोटलिटेरियन रियासतों में इसे पढ़ना एक जुर्म था। अगर कोई ये किताब पढ़ते हुए पकड़ा जाता तो उसे कैद जैसी सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ता था। ये इस बात का सबूत है कि इसके अंदर मौजूद तसव्वुरात को कितना इनकलाबी समझा गया। यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर तालीम जैसे मौजू पर लिखी गई एक किताब में ऐसी क्या बात हो सकती है जिसे कुछ लोग इतना खतरनाक समझने लगे। चलिए इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इसके पीछे की वजूहात को समझते हैं। फ्रेरे अपनी बात शुरू करते हैं मुआशरे के एक बहुत ही बुनियादी तज़ाद से। उनके मुताबिक हर मुआशरे में 2 अहम ग्रोह हैं, एक जालिम यानी ओप्रेसर और दूसरा मजलूम यानी ओप्रेस्ड। लेकिन ये सिर्फ अमीर और गरीब की तकसीम नहीं है। उनके नज़दीक ये एक गहरी इंसानी कशमकश है जो पूरे निज़ाम की बुनियाद है। इस पूरे निज़ाम का जो नतीजा निकलता है उसे फ्रेरे गैर इंसानियत या डीह्यूमनाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात है। वो कहते हैं कि ये अमल सिर्फ मजलूम की इंसानियत नहीं छीनता बल्कि जालिम को भी गैर इंसानी बना देता है। यानी ये एक ऐसा अमल है जो निज़ाम में शामिल हर फर्द की इंसानियत को मुतासिर करता है। आइए ज़रा इन दोनों ग्रोहों की साइकोलॉजी को फ्रेरे की नज़र से देखते हैं। एक तरफ जालिम हैं जो हर चीज़ को अपनी मिल्कियत समझते हैं, यहाँ तक कि दूसरे इंसानों को भी। दूसरी तरफ मजलूम हैं जो जालिम के तस्वुर को अपने अंदर इस कदर बसा लेते हैं कि वो खुद आज़ादी से खौफ खाने लगते हैं। इस निज़ाम में एक तरफ झूठी फ़याज़ी है जिसका मकसद स्टेटस क्वो बरकरार रखना है, तो दूसरी तरफ गहरी खुदकमतरी है। ये एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जो दोनों की इंसानियत को कमज़ोर कर देता है। इसी नुक्ते पर फ्रेर एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है। उनका कहना है कि जालिम कभी भी इस निज़ाम को नहीं बदल सकता क्योंकि उसे अपने इम्तियाज़ात छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए ये तारीख़ी जिम्मेदारी मजलूम पर आती है कि वो ना सिर्फ खुद आज़ाद हों बल्कि अपने जालिमों को भी इस गैर इंसानी निज़ाम से आज़ाद कराएं। ये आज़ादी के तसव्वुर को बिल्कुल नए मानी देता है। अच्छा, तो सवाल यह है कि ये जालिम और मजलूम का निज़ाम नस्ल दर नस्ल चलता कैसे है। फ्रेरे के मुताबिक इसका एक बहुत बड़ा जवाब हमारे रवायती तालीमी निज़ाम में छुपा है। चलिए उनकी इस तनकीद को समझते हैं। फ्रेरे रिवायती तालीम को समझाने के लिए एक ज़बरदस्त मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं। वो इसे कहते हैं बैंकिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ज़रा सोचिए, जिस तरह हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस निज़ाम में उस्ताद तलबा के दिमागों में मालूमात के डिपॉजिट्स करता है। तलबा को एक खाली बर्तन की तरह देखा जाता है जिसे सिर्फ भरना होता है। तनकीदी सोच, सवाल या मुकालमे की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। ये बैंकिंग मॉडल काम कैसे करता है? आप देखें, ये पूरा निज़ाम बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है। उस्ताद पढ़ाता है, तुलबा बस पढ़ते हैं। उस्ताद सब कुछ जानता है और तुलबा कुछ नहीं जानते। उस्ताद बोलता है और तुलबा को खामोशी से सुनना होता है। फ्रेरे कहते हैं कि इस मॉडल में उस्ताद एक सब्जेक्ट है जो अमल करता है और तुलबा महज ऑब्जेक्ट बनकर रह जाते हैं जिन पर अमल किया जाता है। तो फिर इस निज़ाम का बुनियादी मकसद क्या हुआ? फ्रेरे के मुताबिक इसका असल मकसद ऐसे लोग तैयार करना है जो मौजूदा निज़ाम में सवाल किए बगैर फिट हो जाएं। ऐसे लोग जो अडेप्टेबल हों, मैनेज किए जा सकें और जो दुनिया को जैसी है वैसी ही कबूल कर लें, बजाय उसके कि उसे तब्दील करने का सोचें। तो अगर बैंकिंग मॉडल इतना बड़ा मसला है तो इसका हल क्या है? यहाँ फ्रेरे एक मुताबादिल रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसी तालीम जो आज़ादी का जरिया बने। आइए उस पर बात करते हैं। फ्रेरे के हल का मरकजी नुक्ता है कॉन्शियंसाइजेशन। ये एक पुर्तगीज़ लफ्ज़ है और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है तनकीदी शऊर का बेदार होना। ये वो लम्हा है जब लोग अपने इर्द गिर्द के निज़ाम को, अपने हालात को एक तनकीदी नज़र से देखना शुरू करते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी परेशानियां किस्मत नहीं बल्कि एक ख़ास निज़ाम का नतीजा हैं और यही एहसास तब्दीली की तरफ पहला कदम है। लेकिन फ्रेरे कहते हैं कि सिर्फ शऊर का जाग जाना काफ़ी नहीं। यहाँ वो प्रैक्सिस का तस्वुर पेश करते हैं। प्रैक्सिस का मतलब है सोच और अमल का गहरा इत्तिहाद। पहला कदम है रिफ्लेक्शन, यानी दुनिया का तनकीदी तज्जिया करना।
اور دوسرا قدم ہے ایکشن، یعنی اس تجزیے کی بنیاد پر دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے عمل کرنا۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے، عمل کے بغیر سوچ بے معنی ہے اور سوچ کے بغیر عمل اندھا ہے۔ تو بینکنگ ماڈل کے مقابلے میں فریر ایک پرابلم پوزنگ ماڈل پیش کرتے ہیں۔ اس ماڈل میں تعلیم جواب تھوپنے کا نہیں بلکہ مسئلے اور سوال اٹھانے کا نام ہے۔ یہاں استاد اور شاگرد مل کر ایک مکالمے کے ذریعے اپنی زندگی کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو مظلوموں کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر بنائی جاتی ہے، جہاں ہر کوئی سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک کتاب جو 50 سال سے بھی پہلے لکھی گئی وہ آج کے دور میں اتنی اہم کیوں ہے؟ آئیے آخری حصے میں اس کی موجودہ اہمیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فریرے کے آئیڈیاز آج بھی اس لیے اہم ہیں کیونکہ وہ ہمیں تعلیم کے اصل مقصد پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آج کی اس ٹیکنالوجی سے بھری دنیا میں جہاں ہر طرف انفارمیشن ہے، ان کا کام ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام ہمیں کنفارمٹی یعنی ہم آہنگی کی طرف پروگرام کر رہا ہے یا آزادانہ سوچ پیدا کر رہا ہے؟ اور شاید فریرے کے پورے فلسفے کا نچوڑ اس ایک بات میں ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم کبھی بھی نیوٹرل یا غیر جانبدار نہیں ہو سکتی، اس کا ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ ان کے مطابق تعلیم یا تو لوگوں کو موجودہ نظام میں ڈھلنا سکھاتی ہے یا پھر وہ آزادی کی مشق بن جاتی ہے جو لوگوں کو دنیا کو تبدیل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو اس بنیادی سوال پر ختم کرتے ہیں جو فریرے کا کام ہم سب کے سامنے رکھتا ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کا کام ہمیں دنیا کے موجودہ قواعد کو قبول کرنا سکھانا ہے یا پھر ہمیں وہ آزادی اور صلاحیت دینا ہے جس سے ہم اس دنیا کو دوبارہ اور بہتر بنا سکیں؟ اس سوال پر غور کرنا ہی فریرے کے کام کو سمجھنے کی اصل کنجی ہے۔